हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये यूनिट 1 है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और ये सेगमेंट है आपकी बुक का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। यहाँ से आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। तो वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स को स्टडी करना है। आप बड़ा सिंपल तरीके से समझिएगा। कोई भी सोसाइटी है, किसी भी तरह की लार्ज सोसाइटी है जहाँ डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं, अलग अलग लोग के लिए नियम बनाने पड़ेंगे, अलग अलग एग्रीमेंट होंगे। तो आजकल के जो मॉडर्न नेशंस हैं वो इस तरह के एग्रीमेंट को लिख लेते हैं। इसी डॉक्यूमेंट में बहुत सारे नियम होते हैं जिसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो नियमों की जो किताब है, कानून की जो किताब है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है और कौन इसके लिखने के लिए जिम्मेदार है। हम इसमें यह भी बात करेंगे कि मेन फीचर्स क्या क्या है। आइए करते हैं शुरुआत। और जो डेमोक्रेसी है वो कैसे फंक्शन करती है इंडिया, यह एक इमेज आपको यहाँ शो की जा रही है। अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो यहाँ बड़े बड़े लीडर्स को यहाँ पे शो किया गया। ग्रुप फोटो ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी संविधान सभा थी उसके मेंबर्स की यहाँ पर ग्रुप फोटो है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया था। ये B.R. अम्बेडकर आपको दिख रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम दिख रहे हैं आज़ाद, ये पंडित नेहरू दिख रहे हैं यहाँ पर, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लीडर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और भी लीडर हैं यहाँ। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? मोस्ट कंट्रीज दुनिया भर में जो हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, और जितने भी डेमोक्रेसीज हैं, जैसे कि अपनी डेमोक्रेसी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अलग अलग पर्पज़ हैं, बहुत सारे पर्पज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन। पहला तो यही है कि आइडल्स हैं, जो कंट्री है उनके नागरिकों के लिए क्या उनके उद्देश्य हैं वो दिखाता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स द बेसिक नेचर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के बेसिक नेचर को भी एक्सप्लेन करता है। Country is often made up of various communities' shared belief, but they may not agree on everything. Constitution provides a set of rules and principles that everyone in the country can accept as a foundation for how they want to be governed. कैसी सरकार हो, किस तरह से चले, तो उसके लिए सभी अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, कम्युनिटीज़ के लोग ये डिसाइड कर लेते हैं, हाँ इस पर हम लोग सहमत हों। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्मेशन किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग तेज हो गई जिसमें केवल भारतीय होंगे। फाइनली दिसंबर 1946 को असेंबली जो है कन्वेंट की जाती है, और 1946 दिसंबर से लेके 1949 नवंबर तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम करती है, ड्राफ्टिंग करती है कॉन्स्टिट्यूशन की आज़ाद भारत के लिए। आफ्टर 150 years of British rule, the members of assembly inspired by the ideals of freedom struggles embraced this task with great hope and determination to shape the nation's future. तो 150 साल की जो ब्रिटिश रूल था, तो जो भी असेंबली मेंबर थे उन्होंने इस बात से इंस्पायर्ड हुए, वो जो उनका स्ट्रगल था, और उस स्ट्रगल से उन्होंने इंस्पिरेशन लेकर के क्या तैयार किया, अपना भारत का संविधान। थोड़ा और बेटर तरीके से देखें तो नेपाल की हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जो कि इंडिया के बॉर्डर से नॉर्थ में। अभी नेपाल जो है वो एक मोनार्की हुआ करता था, राजशाही चलती थी। कॉन्स्टिट्यूशन जो नेपाल में अडॉप्ट किया गया वो 1990 में किया गया। तो ये दिखाता है कि जो किंग था उसके पास अल्टीमेट पावर थी, लेकिन एक मूवमेंट आया जिससे नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई, तो किंग्स का पावर हट गया 2006 में। तो एंडिंग इज अथॉरिटी ऑफिशियली मेक नेपाल ए डेमोक्रेसी। अब नेपाल भी क्या हो गया, डेमोक्रेसी नेशन। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना वहां के लोगों के लिए। दे कुड नॉट कीप यूजिंग द ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट डिड नॉट रिप्रेजेंट द आइडियल्स दैट द पीपल वांटेड फॉर नेपाल। ये उन आदर्शों को नहीं दिखा रहा था जो नेपाल के लोग चाह रहे थे, इसलिए वहां पर क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि फुटबॉल गेम में रूल चेंज हो जाते हैं, उसी तरह नेपाल में भी क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया गया। इसीलिए नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन
अडॉप्ट किया 2015 में। देखिए नेपालीज लोग हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं नेपाल में। हालांकि अब नेपाल में कुछ लोग चाह रहे हैं कि उन्हें मोनार्की ही चाहिए। अब ये नेपाल के स्ट्रगल के बारे में है। दूसरा भी एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, के बारे में आप बताएंगे। व्हाट वे इज द क्लास मॉनिटर मिसयूजिंग हिज पावर? क्वेश्चन है। पॉलिटी क्या है? पॉलिटी इज अ सोसाइटी विच कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ जो भी बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन के रूल की बात हो रही है। प्रिवेंट पावरफुल ग्रुप्स, इनको इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए जो वीकर ग्रुप्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो। जैसे ये एक स्टोरी बोर्ड दिया जा रहा, ये लोग फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, ये अग्रेसिव लोग हैं, यहाँ गर्ल्स को परेशान कर रहे हैं, क्लास में बहुत सारे लड़के हैं ना, तो ये सब ये चल रहा है। तो जो पावरफुल है वो अपनी बात कर रहा है। टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी, तो ये एक रिस्क हो जाता है, जो मेजोरिटी है वो तानाशाही करने लग जाए। ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन इंक्लूड्स रूल्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट अनफेयरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का ध्यान रखता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भी मौका मिले डेमोक्रेसी में, ऐसा ना हो कि बहुसंख्यक लोग उनके हक को मारे। कम्युनिटी हैविंग पावर ओवर अनदर, अगर एक कम्युनिटी पे दूसरी कम्युनिटी ज़्यादा पावर है तो वो डोमिनेट कर सकती है, तो एक रीजन ये भी है। तीसरा रीजन है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, कि प्रोटेक्ट करता है हम सबको। Sometimes we might have a strong feeling about an issue that could ultimately harm our large interest. Constitution helps safeguard us from acting impulsively in such cases. बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिन्हें हमें लगता है कि बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे लोगों पर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है? हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे राइट्स को। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, सेफगार्ड करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज को। तो क्यों इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन? तो हम ये देख ही चुके हैं। नेपाल का एग्जाम्पल देखा, सुरेश का देखा, क्लास मॉनिटर रॉन्गली पिक कर रहा है अनिल को। गर्ल्स डू नॉट गेट टू प्ले बास्केटबॉल बिकॉज द बॉयज आर मेजोरिटी इन द क्लास। लड़कियों को बास्केटबॉल नहीं खेलने दे रहे क्योंकि लड़कों की मेजोरिटी ज़्यादा है। शबनम डिसाइड कर रही है अपने चैप्टर को रिवाइज करने के लिए बजाय कि टीवी देखने के। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स अभी ऊपर हम लोगों ने देखे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर क्या है? अगर 20वीं सेंचुरी में देखें जो नेशनल मूवमेंट हुए इंडिपेंडेंस के लिए, तो उन्होंने बहुत सारा समय इस बारे में बताया कि सोचा और प्लानिंग की कि जो स्वतंत्र भारत होगा वो कैसा होगा। तो ब्रिटिश रूल में इंडिया जो है वो फॉलो कर रही थी, जो भी टाइटल लिटिल जो भी दिए गए थे उनको, they had little say in creating. This long experience of living under colonial authority convinced Indians that free India should be a democracy. तो इससे उनके मन में भावना आ गई थी कि जो फ्री इंडिया होगा वो डेमोक्रेसी होगा। तो आपको जैसे पता है कि लगभग 300 लोगों के मेंबर्स के जो ग्रुप थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 1946 वो सब गैदर होते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट थे 296 के अप्रोक्स थे इसमें। कुछ इसमें फिर बाद में अलग भी हो जाते हैं, कुछ चीफ कमिश्नरीज से जोड़ लिए जाते हैं, कुछ अलग अलग स्टेट से जोड़ लिए जाते हैं। यहाँ पर एक इमेज दी गई है BR अम्बेडकर की। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे BR अम्बेडकर, जिन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। कुछ की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, अब जरा वो समझते हैं। सबसे पहला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या है? कि मल्टीपल लेवल पे गवर्नमेंट होगी, संघवाद नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, और लोकल पंचायती राज सिस्टम अलग है। इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। स्टेट की ऑनोटॉमी है कुछ मैटर्स पे जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस कर रहा है हर किसी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, कि नगर पालिका के मैटर अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग हैं।
अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय ढांचा जो सरकार का है। तो इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि वयस्क मताधिकार का सबको राइट है, हर नागरिक को 18 साल के ऊपर होने पे आप वोट डाल सकते हैं, और वो किसी भी बैकग्राउंड के हो, किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के, वो सब वोट डालेंगे, सबका वोट इक्वल है। दिस एंश्योर दैट पीपल हैव ए डायरेक्ट रोल इन चूजिंग देयर लीडर्स, इससे इंश्योर होता है कि लोग खुद ही चुन सकते हैं अपने लीडर्स को। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर की सेपरेशन है यहाँ पर। 3 ब्रांचेज हैं। पहला है लेजिस्लेचर, यानी कि जो विधायक वगैरह चुन करके आते हैं, जिसे विधायिका कहते हैं। एग्जीक्यूटिव, जो कानून बनाने के लिए, यानी कि जिसे क्या कहते हैं, कार्यपालिका। एंड द जुडिशरी, इसे कहते हैं न्यायपालिका। तो 3 अलग अलग ब्रांचेज हैं डेमोक्रेसी में। अगला है फंडामेंटल राइट्स। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन साइंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, पावर के मिसयूज को जो गवर्नमेंट कर सकती है उससे बचाते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के राइट्स को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हाईलाइट करते हैं इस चीज को कि एवरी सिटीजन टू क्लेम देम एंड इंश्योर दैट दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल अथॉरिटीज। B.R. अम्बेडकर ने इसको कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है? राइट टू इक्वलिटी, सबको समानता का अधिकार है, कास्ट के बेस पे या कलर के बेस पे या रिलीजन के बेस पे या जेंडर के बेस पे किसी को भी आप क्या नहीं कर सकते, आप किसी को बैन नहीं कर सकते पब्लिक प्लेसेस पे जाने से, जैसे कि पार्क हो गए, होटल हो गए, है ना, शॉप्स हो गए, इनमें कोई भी व्यक्ति जा सकता है पब्लिक प्लेसेस पर। राइट टू फ्रीडम, सबको अपनी बात रखने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिजनेस करने का हक है किसी भी तरह का। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, और स्पेशली देखें तो विमेन और चिल्ड्रन को। 14 ईयर से अगर बिलो कोई बच्चा है तो वो फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। अगला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है ये? हर सिटीजन को राइट है कि वो प्रैक्टिस करे, प्रोफेस करे, प्रमोट करे जो भी उसने धर्म चुना है उसको फ्रीली। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी देता है कि जितनी भी माइनॉरिटी ग्रुप हैं, वो चाहे रिलीजियस हों चाहे लिंग्विस्टिक हों, वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सिटीजन्स को अप्रोच करता है कि कोर्ट में वो अप्रोच कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स अगर उनके वायलेट हो रहे हैं स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा अगर उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो जा सकते हैं न्यायालय में। ये 6 हमारे पास जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन सिटीजन को। ओके, अब जरा हम लोग बात करते हैं सेक्युलरिज्म, जहां ऊपर पढ़ रहे थे हम लोग, कहां से? 4 फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट की यहाँ बात हो गई, बात होगी सेक्युलरिज्म की। सेक्युलर स्टेट है, यानी कि इसका खुद का कोई धर्म नहीं है और सब धर्मों को मानना है इस कंट्री में। तो कंट्री की जो हिस्ट्री होती है वो अक्सर शेप देती है कॉन्स्टिट्यूशन को। रिप्रेजेंटेटिव शुड फॉलो बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ओवर टाइम थ्रू अमेंडमेंट्स। नए नए चैलेंज आते तो संविधान में बदलाव हो जाते हैं, अमेंडमेंट्स हो जाते हैं। ये नेपाल का हमने एग्जाम्पल दिया था, नया कॉन्स्टिट्यूशन ले आए वो पुराने को हटा करके, राइट। तो सम ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स मे सीम कॉम्प्लेक्स नाउ, एज यू कंटिन्यू योर स्टडीज यू विल गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। अभी थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप कंटिन्यू रखेंगे अपनी स्टडी को तो धीरे धीरे आपको और चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो इस चैप्टर में बस यही बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या की फीचर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या हमारे राइट्स हैं। ओके, इस चैप्टर में हम लोगों ने ये स्टडी किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। की फीचर्स दिए उनके, आपको सिग्निफिकेंस लिखना है। सेपरेशन ऑफ पावर्स यहाँ दिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और वो फेडरलिज्म में भी आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, पंचायती राज सिस्टम। फंडामेंटल राइट्स का दे सकते हैं, है ना,
राइट टू इक्वलिटी का है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है। ये नेम्स आपको लिखना है इंडियन स्टेट्स के नेबरिंग नेशन के साथ। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।